गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि इस टॉपिक को, इस पूरे चैप्टर को हम बुक में से करने वाले हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम बुक में से ही मार्क करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट, यानी कि इंडिया के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है, क्या क्या ऐसा नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें इंडिया के अंदर मिलती हैं, तो वो हम देखेंगे। पहले इंडिया हैज़ अबैंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो इंडिया के अंदर काफ़ी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है रिच क्वालिटी का सॉइल, यानी कि एक अच्छी मिट्टी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज हैं हमारे यहाँ पे, और लश ग्रीन फॉरेस्ट भी है, काफ़ी ज़्यादा फैले हुए फॉरेस्ट हमें दिखते हैं ग्रीनरी के तौर पे। प्लेनिटी ऑफ मिनरल्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे समुद्र, सागर, ओशंस यहाँ हमारे पास सी हैं। डिपॉजिट विने थ्रू द लैंड सरफेस, जो कि हमें लैंड सरफेस के ऊपर पैदा हुए या हमें मिल जाते हैं। वास्ट स्ट्रेच ऑफ द इंडियन ओशन, ज़्यादातर एरिया हमारा जो है वो इंडियन ओशन का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और माउंटेन्स भी नजर आते हैं। तो ये सारा क्या है, नेचुरल जो हम यहाँ पे रिसोर्सेज देखते हैं वही सारा हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है इंडिया का। इसके अलावा काली मिट्टी हमें नजर आती है डिकेन प्लेट्यूज के ऊपर। तो ये पर्टिकुलरली किसके लिए सूटेबल होती है, कॉटन की जो अगर हम कल्टीवेशन करते हैं तो उस फसल के लिए हमें ये काफी लाभदायक होती है, ब्लैक मिट्टी। ठीक है, लीडिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन दीज रीजन। इसी वजह से इन इलाकों के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ओपन किया जाता है। राइट बेटे। इसके अलावा एनवायरनमेंट में क्या है हमारा देखने को, इंडो जेनेटिक प्लेन्स जो हैं, ये प्लेन जो हम देखते हैं इसका नाम है इंडो जेनेटिक प्लेन्स। तो इसके अंदर क्या है, ये जो फैला हुआ है अरेबियन सी से लेके बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है, और वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल है यहाँ पे, बहुत ही उपजाऊ यहाँ पे सॉइल हमें देखने को मिलता है, और इसी की वजह से इंटेंसिवली कल्टीवेशन हो सकती है, जो बहुत हाई प्रायोरिटी के अंदर हाई क्वालिटी की हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं। एंड डेंसली पॉपुलेशन रीजन इन वर्ल्ड, तो ज़्यादातर यहाँ पे बहुत ही घनता भी ज़्यादा है पॉपुलेशन की इस इलाकों के अंदर, पूरी दुनिया की अकॉर्डिंगली अगर हम चेक करते हैं तो डेटा को। इंडियाज़ के जो जंगल हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब काफ़ी इलाके में फैले हुए हैं, और प्रोवाइड ग्रीन कवर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड द नेचुरल कवर ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ। तो ये जो हमें प्रोवाइड करते हैं ग्रीन कवर ऑफ मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, यानी कि काफ़ी ज़्यादा एरिया हमें ग्रीनरी का ये देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और इवन की नेचुरल कवर ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ, और बहुत सारा वाइल्ड लाइफ को भी कवर करते हैं, यानी कि जहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगली जानवर है वो रह सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बड़े बड़े हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन, और यहाँ पे हमें कोयला भी मिलता है, नेचुरल गैसेस भी हमें इंडिया की कंट्री के अंदर मिल जाती हैं। इंडिया की अगर अकाउंट हम चेक करते हैं, नियरली 20% ऑफ वर्ल्ड टोटल आयरन और रिजर्व यहाँ पे हमें मिलेंगे। बॉक्साइट मिलेगा, कॉपर मिलेगा, चॉरमेट मिलेगा, डायमंड मिलेगा, गोल्ड, निग्नाइट मिलेगा। ठीक है, इस तरह की जिंक, इस तरह के कुछ ऐसी धातुएं हमें यहाँ पे मिल जाएंगी इंडिया के अंदर। ये बहुत सारे अवेलेबल हैं हमारे इंडिया के काफी पार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सारा जो अब हम रीड कर रहे हैं, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, और ये नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, एनवायरनमेंट बन जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिया का एनवायरनमेंट क्या है, तो इसका मतलब साफ है कि इंडिया में क्या क्या चीज नेचुरल रिसोर्स के तौर पे पाए जाते हैं। तो जितने भी हम नेम है, आपका काफी सारा पोर्शन आप इसमें से बहुत सारा जो है लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा भी लर्न कर दो तो आपका टॉपिक कवर हो जाता है। सो द डेवलपमेंटल एक्टिविटी इन इंडिया, तो जो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी हो रही है इंडिया के अंदर, तो उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्रेशर है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, उसके ऊपर प्रेशर काफी बढ़ रहा है। फाइनाइट नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज, उसके ऊपर काफी प्रेशर हो रहा है, किस चीज का, डेवलपमेंट होने का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इम्पैक्ट हमें नजर आ रहे हैं, ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि एनवायरनमेंट जो है हमारा, काफी चीजें हमें अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, पता है, लेकिन कुछ कमियां हमें देखने को मिलती हैं, तो वो क्या है वो अब हम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स। तो ये टॉपिक हमारा बनता है द थ्रेट टू इंडियाज एनवायरनमेंट पॉज अ डिचोटॉमी,
मतलब जो थ्रेट बना हुआ है, खतरा बना हुआ है इंडिया की एनवायरनमेंट में, तो वो किस चीज़ को पॉज करता है? डिचोटॉमी को। डिचोटॉमी मतलब कंट्रास्ट बिटवीन द टू थिंग्स। अगर दो चीज़ों के बीच में हम कंट्रास्ट लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी लेते हैं, दैट आर रिप्रेजेंटेड एज बीइंग एंटायरली डिफरेंट, वो चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, तो उनके बीच में अगर हम कोई कॉम्बिनेशन देखते हैं तो एनवायरनमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो 2 पॉइंट कौन से हैं? पहला तो हमें जो है थ्रेट किस चीज़ का है, क्या डर है या क्या खतरा है हमारे एनवायरनमेंट को? थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंड्यूस एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, जो हमारी गरीबी बढ़ती जा रही है उसका भी एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन के इफेक्ट डालता है, यानी कि एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने का कारण बनता है। कैसे? क्योंकि हमारी गरीबी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा होने से क्या होता है, लोगों को अपना रहने के लिए घर चाहिए, तो वो जंगल काट काट के क्या करते हैं, वहाँ पे एक तो मकान बना रहे हैं, दूसरा वो जो फ्यूल है वो यूज़ करते हैं, जंगल की लकड़ी को यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत गरीब है वहाँ पे जितने भी नेचुरल सोर्सेज को कोशिश करते हैं जंगल के नेचुरल सोर्सेज को इस्तेमाल करने की, तो क्या होगा, गरीबी के कारण वो फ्यूल वुड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, पॉवर्टी जो है एक इज अ मेन कॉज। सो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, कटिंग डाउन द ट्रीज, तो ये हो गया। उसके बाद ओवर गेजिंग ऑफ एनिमल्स, उनके पास अगर एनिमल्स है ना तो वो जंगल में लेके जाते हैं गेजिंग के लिए, तो वो भी क्या करते हैं, हमारे जो फॉरेस्ट है उसको डिग्रेड करते हैं। सो पोल्यूशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज हो गया, तो ये सारे पॉइंट आते हैं। दूसरा क्या थ्रेट है, थ्रेट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस एंड द रेपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसी के साथ जो है एफ्लुएंस मतलब होता है ग्रेट डील ऑफ मनी, यानी कि हम ज़्यादा जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर अगर हम ज़्यादा लेके जा रहे हैं, तो थ्रेट ऑफ पॉल्यूशन, तो इस चीज़ का भी हमें जो जितना ही एफ्लुएंस करेंगे उसका डर क्या बना रहेगा कि पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तो इसका भी खतरा हमारे उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए। सो ये 2 पॉइंट हैं जिसको हम लिख सकते हैं डिचोटोमी के अंदर। तो एक तो था कि अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम एक दूसरे के डिचोटोमी इसलिए है कि अगर जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियल होगा उतनी ही गरीबी हम कम कर सकते हैं, राइट। और इसकी ऑपोजिट ही पॉइंट है कि गरीबी ज़्यादा है इसलिए हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है। इट मीन्स हमें इंडस्ट्री नहीं लगानी चाहिए। अगर इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो गरीबी खत्म नहीं हो सकती है, इंडस्ट्री नहीं लगाते तो गरीबी खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए इसको हम पॉइंट में गिनते हैं कि दोनों ही क्या है, हमारे लिए खतरा है। ओवर लगाएंगे तो भी हमारे इंडस्ट्रीज खतरा है, अगर नहीं भी लगाते हैं तो हमारी गरीबी आगे आगे आ जाएगी, तो वो भी हमारे लिए खतरा है, राइट। सो नेक्स्ट आता है एयर पोल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशंस, सॉइल एरोजन, डिफोरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, ये सब क्या है, आर सम ऑफ द मोस्ट प्रेशरिंग एनवायरमेंट कंसर्न ऑफ इंडिया, कि इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है हमारे एनवायरमेंट के ऊपर। हम पोल्यूशन भी नहीं देख सकते, वाटर कंटेमिनेशन भी नहीं देख सकते, तो सॉइल को खत्म होते, उसकी फर्टिलिटी को खत्म होते नहीं देख सकते। तो ये सारा क्या है, डिफोरेस्टेशन जो हमें ऊपर रीड किया है, ये सारे ही हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं। सो बेसिक हमने अब पॉइंट पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो इंडिया के एनवायरनमेंट को हमें फेस करने पड़ते हैं, जिसमें से नंबर 1 है, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पहला है लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड को डिग्रेड होते अगर हम देखते हैं तो इट मीन्स लैंड खराब करना, हमारी मिट्टी को खराब करना। किस तरीके से करेंगे उसको हम डीप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस मतलब कि हमारी जो इकोनॉमी के अंदर जो भी प्लांट्स हैं उसको हम खराब कर रहे हैं, एनिमल्स खत्म हो रहे हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है हमारा। एयर पोल्यूशन हो रहा है, किस तरह से, विद स्पेशल रेफरेंस टू द व्हीकुलर पोल्यूशन इन अर्बन सिटीज। अर्बन एरिया के अंदर व्हीकुलर जो है बढ़ रहे हैं, जिसका पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट आता है, और क्या चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है, 4th चैलेंज है मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर नहीं है, उसमें भी पोल्यूशन है, क्योंकि इंडस्ट्री ज़्यादा हो रही है, इंडस्ट्री की वजह से जो वेस्ट है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिजोल्व करना होता है, तो वाटर में कई बार फेंका जाता है उसका वेस्ट, तो फ्रेश वाटर नहीं मिलता। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करने का प्रॉपर जो है हमें यहाँ पे कोई वो नहीं मिल रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि कहाँ पे उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो ये भी एक एनवायरनमेंट को हमारा पॉइंट मिलता है चैलेंज और करने का। तो लैंड इन इंडिया सफर फ्रॉम वेरिंग डिग्रीज तो एंड टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन स्टेमिंग मेनली फ्रॉम द अनस्टेबल यूज एंड द इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिस।
हमारी जो ज़मीन है वो अलग अलग लोगों के हाथों में होती है, वेरियस डिग्रीज के हाथों में होती है, तो उसको किस तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से उसको यूज़ में लेके आता है, जिसकी वजह से भी हमारी लैंड क्या हो जाती है, कई बार अलग अलग डिफरेंट यूजेस की वजह से क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि कई बार हम स्टेबल यूज़ नहीं करते हैं। अनस्टेबल यूज़ करने से, अच्छी तरह से अप्रोप्रिएट तरीके से हम उसको मैनेज नहीं करते हैं, ठीक ढंग से नहीं रखते हैं, प्रैक्टिसेस हमारी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से भी हमारी जो ज़मीन है वो डिग्रेड हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, या फिर ये भी कह सकते हो कि क्या क्या किस वजह से डिग्रेड होता है। तो ये सारे पॉइंट की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड होता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम थोड़ा सा देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। सो फर्स्ट है कि सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। तो अगर आपको कंसेप्ट आ जाता है कि लैंड डिग्रेडेशन क्या है, तो आप मीनिंग लिख सकते हो, और उसके बाद क्या कॉजेज हैं लैंड डिग्रेडेशन के, दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबल या फिर कॉजेज लैंड डिग्रेडेशन के। पहला है लॉस ऑफ वेजिटेशंस अकरिंग ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन। कई बार क्या होता है कि जैसे हम गरीब लोगों की बात कर रहे थे कि वो जंगल में से लकड़ी को काट रहे हैं फ्यूल यूज़ करने के लिए, वुड यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम जितने ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो वो डिफोरेस्टेशन हो जाता है। सो ड्यू टू डिफोरेस्टेशन क्या होता है, वेजिटेशंस अकर करती हैं, उनका नुकसान होता है, तो लॉस ऑफ वेजिटेशंस हमारा जो है वो कम हो जाता है, सॉरी लॉस ऑफ वेजिटेशन होता है। तो दूसरा आता है अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड एंड द फॉडर एक्सट्रैक्शन। तो दूसरा लैंड कैसे हम उसको करते हैं कि हम अपनी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के लिए, जैसे अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी किया ये चीज़ पॉइंट कि लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पे, और फॉडर एक्सट्रैक्शन करते हैं। फॉडर का मतलब होता है फूड फॉर एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स के लिए फूड लेके जाते हैं तो उसको भी अगर एक्सट्रैक्शन करते हैं, बढ़ा देते हैं इस चीज़ को भी, तो भी हमारा जो है जंगल का धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं, उनको हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने किसी न किसी काम के लिए, ठीक है। तो वो हो जाता है लैंड जो है डिग्रेड होती है। आगे आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अगर हम शिफ्टिंग कर लेते हैं, जैसे कि हम शिफ्टिंग का मतलब कि एक क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करते हैं, राइट, उसके बाद हम दूसरी क्रॉप्स जो है वो लेके आते हैं, तो पुरानी जो ज़मीन है हमारी जब वो ख़त्म हो जाती है, हम उसकी फसलों को जो भी उसका वेस्ट होता है उसको जला के उसकी राख बना देते हैं, उसके ऊपर हम दोबारा एक नई फसल लेके आते हैं, तो जिससे क्या होती है, फर्टिलिटी हमारी खत्म होनी शुरू हो जाती है, लैंड जो है वो डिग्रेड होती है शिफ्टिंग करने के चक्कर में, कि पहले हम कोई और फसल प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम कोई और प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड इंक्रोचमेंट ऑफ इनटू फॉरेस्ट लैंड। तो इसका मतलब होता है कि जंगल की ज़मीन को अगर हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे जंगल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो उस टाइम भी क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। फॉरेस्ट फायर, कई बार जंगलों में आग लगा दी जाती है, या फिर ओवर गेजिंग करते हैं हम अपने कैटल्स को वहाँ ले जाके अगर उनको गेजिंग करवाते हैं, तब भी फॉरेस्ट को जो है वो क्या होता है, जंगल का या लैंड का डिग्रेड होता है। नॉन एडॉप्शंस ऑफ द एडिक्वेट सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। अगर हमें पता है कि सॉइल कंजर्व करके रखना है, उसके प्रॉपर तरीके हमें नहीं आते हैं, तो अगर हम नॉन एडॉप्शंस अगर उसको अडॉप्ट नहीं करते हैं बेटर मेजरमेंट्स को, बेटर मेजर को, तो भी हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड होती है। इनप्रॉपर क्रॉप रोटेशन, अगर हम प्रॉपर से क्रॉप को रोटेट करेंगे, एक के बाद दूसरी फसल, उसके बाद फिर दूसरी फसल, अगर हम रोटेशन वाइज करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारी जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है हमारी मिट्टी की। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ द एग्रो केमिकल्स यूज़, अगर हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड के लिए कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी नेगेटिव इफेक्ट देते हैं हमारे लैंड को ऊपर, तो वो बन जाता है लैंड डिग्रेडेशन। इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ इरीगेशन सिस्टम, अगर हमारा प्रॉपर प्लानिंग नहीं है इरिगेशन को लेके, तो भी हमारा क्या जाता है, अच्छे तरीके से वाटर नहीं मिल पाता, और क्या होता है उल्टा कि हमारा जो पानी कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी में नुकसान क्रिएट होता है। या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन द एक्सेस ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी। इट मीन्स कि अगर हम ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ रिचार्ज कैपेसिटी। अगर हम ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करेंगे तो इतना ग्राउंड वाटर यूज़ करने से जो ग्राउंड का लेवल है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और जिससे हम दोबारा उस कैपेसिटी को दोबारा रिचार्ज करना पड़ता है, जो कि हमें मुश्किल आती है, उसको दोबारा हमारी मिट्टी जो है वो प्रॉपर नहीं सेट आ पाती, क्योंकि नमी काफ़ी नीचे चली जाती है। ओपन एक्सेस रिसोर्स,
ओपन रिसोर्स सोर्स मतलब कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो सभी लोगों के हाथों में होते हैं, तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है ये हर एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है अपना, तो वो किस तरीके से उसको हैंडल करता है, तो वो भी कई बार लैंड डिग्रेड का कारण बनता है। पॉवर्टी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपेंडेंट पीपल, तो जो गरीबी है वो भी क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंट है उसकी वजह से भी क्या होता है, कई बार हमारा लैंड जो है वो डिग्रेड होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़मीनों को, स्मॉल फार्मर होते हैं, ज़मीनों को कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो स्मॉल होल्डिंग की वजह से भी क्या होता है, कई बार उसके ऊपर जो हम फसलें प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रॉपर उसकी फर्टिलिटी को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है कि हम इसको बोलते हैं, ये लैंड डिग्रेड करने के पॉइंट्स है जो कि लैंड को क्या कर देते हैं, खराब करते हैं। अब छोटा सा डाटा हम इसमें डेटा याद करते हैं बेटे एक बार। इंडिया स्पोर्ट अप्रॉक्सीमेटली, इंडिया के अंदर 17% हम वर्ल्ड ह्यूमन देखते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में अगर 17% देखें तो इंडिया में है पॉपुलेशन। पूरी दुनिया का 100% में से 17% क्या है, इंडिया में है पॉपुलेशन का पार्ट। और अगर लाइफ स्टॉक की बात करें, लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है, 20% है। ठीक है, और जोग्राफिकली एरिया वाइज अगर हम चेक करें तो ये जो हमारा पार्ट 70% और 20% जो वो है वो 2.5% वर्ल्ड के जोग्राफिकली एरिया के अकॉर्डिंग इस पॉइंट के ऊपर समाया हुआ है, यानी कि 2.5% एरिया के अंदर ये पॉपुलेशन या फिर लाइफ स्टॉक जो है पॉपुलेशन हमारी रहती है। ठीक है, सो ये क्या है, द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि इसकी जो घनता है वो बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लाइफ स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है बेटे, इतना सा ही आपको डेटा यहाँ से याद करना है, ज़्यादा डीप डेटा के अंदर नहीं जाना है। बेटे चैलेंजिंग का एक पॉइंट हमने अभी देखा है सारा, लैंड डिग्रेडेशन क्या है, इसी में कुछ पॉइंट जो है वो फॉरेस्ट हमारे उसके रिगार्डिंग पड़े थे, जो कि हमारा बन जाता है डिफोरेस्टेशन का पॉइंट। और चैलेंजिंग में क्या था, सॉइल इरोजन। ठीक है, कि हमारे सॉइल इरोजन हो रहा है तो जिसकी वजह जो भी एनवायरनमेंट को हमारे खराब करता है, तो तीसरा चैलेंज ये था। तो एस्टिमेशन ऑफ सॉइल इरोजन शो दैट द सॉइल इज बीइंग इरोडेड, हमारे इंडिया के अंदर भी इरोजन काफी हो रहा है। 5.3 बिलियन टन जो है हर साल जो है उसका इरोजन होता है फॉर द एंटायर कंट्री। अगर पूरी दुनिया का देखें तो 5.3 जो बिलियन पार्ट है वो हमारा खराब हो जाता है, तो इससे भी काफ़ी सारा नुकसान होता है हमारा नाइट्रोजन के ऊपर, फॉस्फोरस के ऊपर। ये कुछ ज़्यादा डाटा हो गया, इसके ऊपर हमने लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि सॉइल इरोजन होता क्या है। सॉइल इरोजन मतलब कि विच टेक प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड, यानी कि वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन या फिर फ्लड। इसकी वजह से अगर हमारा कोई इरोजन खत्म हो जाता है सॉइल का, और कितना % है ये आपको याद करना है, 5.3 बिलियन टन ईयर, एक साल का डेटा हमें गिवन है। ठीक है, फॉर द एंटायर कंट्री। सिर्फ इतना ही टॉपिक आपको यहाँ से देखना है बेटे, याद करना है। इसके बाद हमने किया था कि एयर पोल्यूशन भी होता है, किसकी वजह से व्हीकल्स ज़्यादा हो गए हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो इज अ वाइड स्प्रेड इन अर्बन एरिया के अंदर क्या है, व्हीकल्स आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूटेड है किसके लिए, पोल्यूशन के लिए। एंड इन फ्यू अदर एरिया के अंदर क्या है, विच हैव ए हायर कंसंट्रेशन, तो कई जगह के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट होता है ये चीज़। कंसंट्रेशन है किस चीज़ को लेके करते हैं, कंसंट्रेशन हमारी इंडस्ट्रीज को लेके, यानी कि इंडस्ट्रीज हो या फिर व्हीकल्स का रोल हो, तो दोनों ही क्या है हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं। ठीक है, और चाहे थर्मल प्लांट की बात करें तो वो भी हमारे एयर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। तो व्हीकुलर इमिशन क्या है, आर द पर्टिकुलर कंसर्न सिंस दीज आर ग्राउंड लेवल सोर्सेज, ये कुछ ऐसे हमारे ग्राउंड लेवल के सोर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं जनरल पॉपुलेशन के ऊपर भी। तो इसका भी डेटा आपको ज़्यादा डिटेल में याद नहीं करना है। इस टॉपिक के एंड में हम क्या देखते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दुनिया में से जो 10वें नंबर पे हम बोल सकते हैं, 10th पे 10 मोस्ट इंडस्ट्रियल नेशन गिना जाता है इसको। बट दिस स्टेटस, ये जो स्टेटस हमें मिला है, ये जो रैपो हमें मिली है, हैज़ ब्रॉट विद इन इट इज़ अनवांटेड एंड अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंसेज। तो इसके साथ साथ कुछ हमें ऐसे अनचाहे कुछ परिणाम भी मिले हैं, जैसे कि अनप्लैंड अर्बनाइजेशन हमें यहाँ पे मिल गया, साथ में पोल्यूशन भी है और रिस्क भी है। ठीक है, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स। ये जो हमें साथ में रिजल्ट्स मिले हैं, द सीपीसीबी मतलब द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये जो बोर्ड है हैज़ आइडेंटिफाइड 17 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसने 17 कैटेगरी 17 कैटेगरीज जो है वो पहचान करी है इस बोर्ड ने
इंडस्ट्रीज की, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्रीज है छोटी इंडस्ट्रीज है, एज सिग्निफिकेंट पोल्यूटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है, उनको उन्होंने 17 कैटेगरीज जो है इन्होंने ढूंढी है। तो ये क्या होता है, हम पढ़ते हैं सीपीसीबी को, थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, 2 लाइनें। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। सो इंडिया के अंदर क्या है, 2 मेजर एनवायरमेंट कंसर्न है हमारे इंडिया के अंदर। एक तो वाटर से जुड़ा हुआ, ठीक है, कंसर्न है, और दूसरा है एयर पोल्यूशन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो सेट किया है 1974 में, ठीक है। क्या करता है ये बोर्ड, दे इन्वेस्टिगेट, ये बोर्ड के थ्रू जो है हमारे मेन पर्सन्स वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा और डिसिमिलेट करते हैं इंफॉर्मेशन, यानी कि पास आउट करना, इंफॉर्मेशन को बांटना। किसके बारे में, वाटर के बारे में, एयर के बारे में, लैंड पोल्यूशन के बारे में, कुछ ऐसी जानकारी जो वो लोगों को पास आउट करते हैं। ले डाउन स्टैंडर्ड्स ऑफ द सीवेज, और सीवेज का स्टैंडर्ड बताते हैं। ट्रेड इन्फ्लुएंट बताते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे पोल्यूटेड बढ़ रहा है, और इमिशंस बताते हैं, ठीक है। और उससे जुड़े हुए जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे बताया जाता है। तो ये सारे क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू, इसका हमने नेम बताना है क्या होता है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कब सेटअप हुआ, 1974 में, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और क्या क्या ये मेजर एनवायरमेंट कंसर्न किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, वाटर एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है और एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, 2 तरह के पॉइंट के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटे। तो इसी के साथ बेटे आज का टॉपिक जो है हमारा खत्म होता है। तो अब हम नेक्स्ट में करेंगे, इसका लास्ट जो टॉपिक है वो खत्म करेंगे बेटे। ओके बेटे।